11 बनाने। अरे सर आपको लग रहा है ओनली 11, बेटा फिर क्वेश्चन में पेपर में भी तो अच्छा खासा मार्क्स आता है। तो जब अपने पास प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ही तो सीख पाएंगे ना। हाँ जी, तो ये हमारे पास में बनानी है चीजें, ये हमने सर फॉर्मेट बना लिया। यस सर, हमने अपने पास फॉर्मेट बना लिया। अब हम एक एक करके नोट बनाएंगे और चीजों को डालते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में बेटा आपके पास क्या है, चीजें डलती जाएगी, टिक होती जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल 70 लाख रुपए की दे रखे, 70 लाख, 10 रुपए का शेयर है, ऑथराइज दी नहीं है, तो ये इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड एंड पेड सीधा ही हो गई। 7 लाख शेयर से 10 वाले पर कॉल इन एरिया दे रखी है, तो वो इसी में से माइनस होकर दिखेगी। यस सर, तो 70 लाख में से माइनस होगा। और एक इसका पहला पॉइंट भी है, 4,20,000 शेयर जो है वो अलॉट किए थे कंसीडरेशन फॉर लैंड बिल्डिंग, मतलब अदर देन कैश। ये हमारा दिखेगा। तो टोटल में शेयर कितने बने सर, 7 लाख शेयर बने। अगर 10 रुपए का एक है तो 7 लाख शेयर बने। तो हमारे पास में यानी कि इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड एंड पेड अप, कट्ठी में लिख देता हूं, तो 7 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 70 लाख माइनस कॉल्स इन एरियाज 7,000। और हमें यहाँ पे क्या बताना है, ऑथराइज अब है नहीं बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे हम सिर्फ इतना बताएंगे, आउट ऑफ अबव 4,20,000 इक्विटी शेयर्स क्लोज करना। आइटम क्या है, सेकंड आइटम क्या है, सेकंड आइटम बेटा दे रखी है आपको पीएनएल 7 लाख है। पर पीएनएल 7 लाख के साथ साथ एक और चीज भी जो माइनस हो जाएगी बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये माइनस हो जाएंगे। 7 लाख में से माइनस हो जाएंगे क्योंकि खर्चा है तो पीएनएल में से माइनस होगा। वैसे तो यहाँ पे कोई खर्चा इनकम नहीं है क्योंकि पीएनएल तो बन चुका है, पर ये माइनस नहीं हुआ, तो इसे माइनस करेंगे ना। है सर, एक है आपके पास में लोन जो लिया हुआ है आपने, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1050, और ये सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी है, पर इसमें से 1 साल के अंदर 2 लाख देना है। ये जो 1 साल के अंदर 2 लाख देना है कहां जाएगा सर, ये जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग में, आपने बताया था। तो लॉन्ग टर्म में कितना आएगा सर, 8.5 लाख ही आएगा ना, क्योंकि टोटल 10.5 लाख है, उसमें से 1 साल के भीतर देना 2 लाख, तो 8.5 लाख जाएगा। ठीक है ना, 8.5 लाख जाएगा। तो आपके पास में लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी है 8.5 लाख। बेटा पीएनएल का बैलेंस रिजर्व सरप्लस नहीं आता बेटा, और कहां जाता है तो बेटा, तो ये आपके पास 8.5 लाख आ गया। और एक अनसिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म 847, पर इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी थी नीचे, 847 की इंफॉर्मेशन बेटा लास्ट में कह रहा है इसके अंदर में 2 लाख बैंक से है, 1 लाख रिलेटेड पार्टी से। ओ, तो जो टोटल 847 है उसमें 2 लाख बैंक से और 1 लाख रिलेटेड पार्टी से है। तो जो अनसिक्योर्ड लोन दिखाना है वो हम बाइफरकेट करके दिखा देते हैं, फ्रॉम बैंक 2 लाख, फ्रॉम रिलेटेड पार्टी 1 लाख। बेटा मुझे एक चीज बताओ छोटी सी, अगर टोटल में 847 है और 2 लाख आपके पास वैसे है और 1 लाख, तो बाकी क्या हो सर, अदर्स लिख दीजिए ना सिंपली। हमने तो सिर्फ उसने पॉइंट दिया तो उसको डिस्क्लोज करना है, तो बाकी फ्रॉम अदर्स लिख दिया। कहीं से भी हो सकता है लिया वो जो लोन है, कहीं से भी लिया। ठीक है ना, तो हमारे पास में जो है यहां पर में टोटल कितना हो गया 8, जो लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की इंस्टॉलमेंट जो आपके पास आ रही है पेबल विद इन 1 ईयर, जो मैंने बोला था इसको एक और वर्ड बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो मैंने बोला था करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो 1 साल के भीतर पैसा देना है लॉन्ग टर्म बोरिंग का, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाया जाता है। ठीक है ना, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाया जाता है, तो वो 2 लाख रुपए आपके पास आ जाएगा। और कोई हमारे पास है नहीं तो यही वैल्यू दिख जाएगी। यस सर, ट्रेड पेपर्स बेटा सीधा ही है क्रेडिटर्स की लायबिलिटीज, और नोट 6 में है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बेटा इसके अंदर आ रहा है डिविडेंड पेबल, और इसके अंदर आ रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स, जो आपने प्रोविजन बना रखी है। ठीक है ना तो कितनी कितनी है, 416,900 और 4 लाख, 416,900 और 4 लाख है। तो ये 416,900 है और डिविडेंड पेबल है 4 लाख। जो आपकी लायबिलिटी आपके पास वो तो 14 लाख है, तो 14 लाख एज इट इज ही डाला, वो 14 लाख आ गया कॉस्ट में भी और डब्ल्यूडीवी में भी। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग की आपके पास कॉस्ट कितनी है जरा देख लेते हैं। तो बिल्डिंग की बेटा वो कॉस्ट दे रहा है हमें 28 लाख, और डब्ल्यूडीवी 20,50,000, 28 लाख कॉस्ट है, आज की वैल्यू 20,50,000 है। तो 28 लाख कॉस्ट में आया और 20,50,000 डब्ल्यूडी में आया, तो कितनी डेप्रिसिएशन लगी आज तक सर, 7.5 लाख की। डिफरेंस डाल दिया मैंने, डिफरेंस डाल दिया। ठीक है ना, फिर हमारे पास में अगली चीज क्या है सर, अगली चीज हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट है 49 लाख, आज की वैल्यू है 3675, तो 49 लाख एंड 3675, 49 लाख कॉस्ट है और 3675 उसकी आज की वैल्यू है डब्ल्यूडी। आज तक की डिडक्शन कितनी होगी सर, 1225। और फिर एक और जो चीज बची वो क्या, फर्नीचर एंड फिक्सचर 437,500 और 350, 437,500 और 350, तो ये कितना हो गया सर फर्नीचर एंड फिक्सचर का 87,500। तो बेटा हम ये टोटल्स कर देंगे, कितने कितने, बैलेंस शीट में तो वैल्यू डब्ल्यूडी भी जानी है, तो ट्रायल बैलेंस में ये सिर्फ दिखाने के लिए है इतना। ठीक है ना, 14 लाख प्लस 28 लाख प्लस 49 लाख प्लस 437,500, 95 37,500, 20 62,500, 74 75 जो है। तो कैश कितना पड़ा है 2,10,000, तो कैश डाला 2,10,000 का। फिर है बैंक, बैंक में थोड़ा सा लोचा है, बैंक में थोड़ा सा लोचा है। वो क्या लोचा है, टोटल तो 1729 है, पर उसने पॉइंट 4 में क्या बोला, इसके अंदर में अमाउंट ऑफ बैलेंस विद बैंक के अंदर में 18,000 पे एक ऐसे बैंक के साथ है जो शेड्यूल बैंक नहीं है, तो हमें विद शेड्यूल बैंक और विद नॉन शेड्यूल अलग से दिखाना है। सो अगर 1729 में से बेटा 18,000 नॉट शेड्यूल के साथ है, तो शेड्यूल के साथ कितना हुआ, तो विद शेड्यूल बैंक अगर मैं देखूं तो वो बनता है 17,11,000, और अदर्स के साथ हो गया 18,000।
तो बन गया 1729, बन गया ना 1729, यस सर बन गया हमारे पास में 1729। अगर हमारे पास ऐसा है तो 1729 का हिस्सा कर दिया शेड्यूल के साथ 17,11,000 है, बाकी हो गया। और कह रहे हैं 5 लाख के डिपॉजिट है जो पीरियड ऑफ 9 मंथ्स है, बस वो सिंपली डिस्क्लोजर दे दो भाई इसके अंदर 5 लाख के ऐसे डिपॉजिट है जो पीरियड 9 मंथ्स है, तो इंक्लूड्स डिपॉजिट्स ऑफ 5 लाख फॉर पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। बेटा उस पॉइंट का जैसे वो आपको दे रहा है ना, बस उसका डिस्क्लोजर करना है, वो आप जैसे मर्जी कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बना 1729, तो टोटल हो जाएगा 1939, टोटल हो जाएगा 1939। हमें तो डिस्क्लोजर देना है उसका, हमें तो डिस्क्लोजर देना है, जिस जिसके अंदर में जा रहा है वहां पे उसका रेलेवेंट डिस्क्लोजर हो गया। तो 1939 जैसे ही मैं डालूंगा तो चेक कर लीजिए क्या मेरी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। तो बैलेंस शीट बिल्कुल टकाटक टैली है। हमारा टोटल कितना आ रहा है 1326290। चेक करेंगे क्या हमारा टोटल यही आ रहा है। ओके सर वो आपने कल बताया था प्योरली अमेंडमेंट है, तो हमने अपने पास बोरिंग में इसका मैं यही लिख देता हूं स्टॉक इन ट्रेड का, स्टॉक इन ट्रेड का विच इज स्टॉक इन ट्रेड। अब ये सारी चीजों का मुझे बेटा इफेक्ट देना अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, इसे भी तो दिखाना है मुझे, इन सारी चीजों को दिखाना है। तो कैसे दिख रहा है, जब सेल्स जो दिखती है वो तो आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिखा दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये क्या चीज आई, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल की परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का उसे माइनस करके, और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर का आया। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें हो गई सर, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई और ये चीज हो गई। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो मैन्युफैक्चरर का ये चीज बन गई, ये चीज डल गई हमारी। यस सर ये हमारी रॉ मटेरियल कंज्यूम डल गया। अब आते हैं जो परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बेटा किसका आएगा सर, जो ट्रेडर है, जो आपके पास ट्रेडर है उसका क्या होगा सर, वो जो स्टॉक खरीद रहा है उसकी जो परचेज है नॉर्मल। सर जो ऊपर परचेज है बेटा रॉ मटेरियल की थी वो मैन्युफैक्चरर के केस में, जो ट्रेडर खरीदता है उसकी जो परचेज है, टू परचेज जो लिखते हैं वो वैल्यू है, जो टू परचेज लिखते हैं वो वाली वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू डल गई, तो ये वैल्यू यहां पे टिक हो गई हमारे पास। अब हमारा क्या बचा सर, अब हमारा ना ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बचा डब्ल्यूआईपी का, फिनिश गुड्स का मैन्युफैक्चरर के केस में, और ट्रेडर के केस में उसका भी अभी स्टॉक इन ट्रेड का बचा है। तो बेटा यहां पर हमें उसने क्या बोला, आप क्या दिखा दीजिए, आप देखो चेंज इन इन्वेंटरी करके दिखा दीजिए, फिनिश गुड्स का और वर्क इन प्रोग्रेस का किसके केस में, ये मैन्युफैक्चरर के केस में है, और स्टॉक इन ट्रेड का किसके केस में, ये ट्रेडर के केस में है। तो ये आपके पास और चेंज इन इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है सर, चेंज इन इन्वेंटरी का मतलब है क्योंकि आप ये खर्चे वाली साइड दिखा रहे हो तो इसका मतलब बेटा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आप इसे एक्सपेंस वाली साइड दिखा रहे हो ना। देखो हम इसे एक्सपेंस वाली साइड दिखा रहे हैं, तो जब हम इसे एक्सपेंस वाली साइड दिखा रहे हैं तो ये आपके पास चेंज, हम ओपनिंग स्टॉक खर्चे वाली साइड, क्लोजिंग स्टॉक इनकम वाली साइड नहीं लिख रहे, हम सीधा चेंज लिख रहे हैं। तो हुआ क्या, ये चेंज की वजह से जो ये वैल्यूज है ये आपकी ऑटोमेटिकली इस साइड आ रही है डेबिट साइड में, जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो। तो ये आपका ये वाले पॉइंट में क्या आ गया, इन चीजों का चेंज आ गया, इनका ओपनिंग माइनस इनका क्लोजिंग। तो क्या हमारे को ये समझ आया कि ये कैसे फॉर्मेट बन रहा है, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है मैन्युफैक्चरिंग उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बेटा। अब हमारे पास में और क्या चीज आई, अब हमारे पास में और क्या चीज आई सर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ये क्या होता है बेटा, सैलरी है, वेजेस है, ये सारी चीजें एम्प्लॉय को अपने पास दे। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 20 लाख, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है बांटने के लिए 23 लाख। अब हम इसमें से माइनस करके दिखाते हैं अप्रोप्रिएशन को, तो माइनस जो डिविडेंड आपने पेबल बना, डिविडेंड टेबल है बेटा, डिविडेंड की परसेंटेज किस पे लगती है, हमेशा बताया था आपको, कल भी किया था, पहले भी किया है। डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा लगती है बेटा कैपिटल पे, तो 50 लाख का 10% विच इज 5 लाख। तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो गया और एक आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, डिविडेंड टेबल आपका इसके बाद दिख जाता है अदर करंट लायबिलिटी में। और कुछ आपने जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर किया तो उससे भी प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब जनरल रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया प्रॉफिट का 5%, सर प्रॉफिट का 5% क्या होगा बेटा, प्रॉफिट का 5% जब भी लेना है ना, अगर ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया है इट इज ऑलवेज करंट ईयर प्रॉफिट्स, क्योंकि जो पिछले साल का उसमें तो पिछले साल की सारी अप्रोप्रिएशन हो चुकी होगी ना। तो जब भी आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कुछ कर रहे हैं तो वो करंट ईयर प्रॉफिट का है, तो वो 20 लाख का 5% है, वो 20 लाख का 5% है विच इज 1 लाख हुआ। तो आपके पास आ जाएगा कि अभी टोटल पीएल का बैलेंस कितना है, तो 23 में से 6 गया तो कितना रह गया 17 लाख। और दूसरी एक और आइटम आ रही होगी एज पर द क्वेश्चन, जो जनरल रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया बेटा, जो जनरल रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा पर जनरल रिजर्व तो बढ़ जाएगा ना, बात समझो। रिजर्व एंड सरप्लस में तो पहले से कुछ पड़ा होगा वो प्लस 1 लाख जो ट्रांसफर करा, पर ओपनिंग मैंने कुछ बोला नहीं, तो आपका टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कितना बना 80 लाख बेटा, जो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे जब, ओके सर। फिर कंपनी ने डिक्लेयर किया बेटा फाइनल डिविडेंड 10%, 2 अप्रैल को, ओ काश 31 मार्च को कर देता तो मेरा पॉइंट रेलेवेंट हो जाता, किया ही साल खत्म होने के बाद, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये सिर्फ हम अपने पास अगर देना भी है तो डिस्क्लोज करके छोड़ देंगे, पर इसका नो एंट्री है। हम डिस्क्लोजर नीचे बैलेंस शीट की फुटनोट में दे सकते हैं, पर इसकी एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं है, नो एंट्री, नो इफेक्ट, बेसिकली इसका कोई इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि इसका चेंज इन इन्वेंटरी आएगा। सोच के बताना, मैं लिख रहा हूं चेंज इन इन्वेंटरी आएगा। चेंज इन इन्वेंटरी क्या होता है सर, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या चेंज इन इन्वेंटरी आएगा, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो बेटा। परचेजेस दिखाते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का दिखाते हो, यहां वर्ड एडजस्टेड परचेजेस है। एडजस्टेड परचेज होती क्या है, एडजस्टेड परचेज होती है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये ऑलरेडी एडजस्ट इसमें हो चुका है, ये 320 उसको लेने के बाद है। सर आपको कैसे पता चला बेटा, वो इसलिए पता चला मुझे क्योंकि यहां क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसका मतलब एंट्री डल चुकी है। अब इसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट आएगा, बैलेंस शीट में दिखेगा करंट एसेट में। अब ये ट्रेड आपके पास पीएनएल में नहीं दिखेगा, तो ये जो परचेजेस है ये ऑलरेडी ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके हो चुका है। अगर यहां परचेजेस लिखी होती और आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट्स में होता तो मैं पक्का करता। परचेजेस और चेंज इन इन्वेंटरी यहां करने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्लोजिंग स्टॉक की जब एडजस्टमेंट करते हैं तो ये वो वाला पॉइंट है। तो आपको इसलिए चेंज इन इन्वेंटरी नहीं दिखाना, आपको चेंज इन इन्वेंटरी नहीं दिखाना, वो आप दिखा भी नहीं सकते, तभी तो ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं है, ये दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ओपनिंग ऑटोमेटिकली इसमें जा चुका है, क्लोजिंग इसमें से माइनस हो चुका है, वो प्रॉफिट माइनस हो जाएंगे उतने से। 166 हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट था, ओके। सो बेटा टोटल कितना हो गया 72 प्लस 166 238 हमारा हो गया टोटल। अब इसमें से कोई एप्रोप्रिएशन, यस एक हमने इंटरिम डिविडेंड दिया है साल में, तो वो प्रॉफिट माइनस हो जाएंगे उतने से। तो जो इंटरिम डिविडेंड दिया है वो यहां से माइनस करके दिख जाएगा, कितने का है सर 18 का है डेबिट में। और ये तो पे हो चुका है तो लायबिलिटी में थोड़ी ना आएगा, ये तो प्रॉफिट को ही सीधा बस कम करेंगे ना। इट इज जस्ट लाइक द सैलरी दी होती है, प्रॉफिट को कम कर देते हो ना पीएल में डाल के, ये लायबिलिटी थोड़ी ना क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, ये तो पहले से दिख रहा है, तो पे हो चुका है, सिर्फ प्रॉफिट कम करना रहेगा। सो 18 से माइनस कर दिया मैंने, तो 220 आ गया। और जो हमने डिविडेंड खुद अब डिक्लेयर किया वो साल के बाद किया तो उसका इफेक्ट आएगा नहीं। अगर हमने 31 मार्च को किया होता तो हम अपने पास में कैपिटल के ऊपर वो रेट लगाते तो वो आपके पास आएगा नहीं, ठीक है ना। एक हमको देख के बताएं और क्या एक चीज है जो आनी है। तो हमें याद आ गया, बोलो बेटा क्या सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व जो आपने एंट्री डाली थी, लैंड को रिवैल्यू किया था ना, सबसे पहले एंट्री दिखाई थी मैंने आप लोगों को, सर लैंड को रिवैल्यूएशन रिजर्व 1,40,000 का 140 का रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा। ओह सर हम तो भूल गए थे अब तक बेटा।